नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना के कहर की। कोरोना के कहर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आधे से ज्यादा देश इस वक्त लॉकडाउन के शिकंजे में है। देश के 2 राज्यों में कर्फ्यू लगा है, महाराष्ट्र और पंजाब। रेल बंद है, बसें बंद हैं, मेट्रो बंद है, बाजार बंद है, सड़कें सूनी हैं और लोग घरों में कैद हैं। भीड़ है तो सिर्फ अस्पतालों में। सरकार ने कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए अब घरेलू हवाई सर्विस भी बंद करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, राज्यों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी हैं। यानी कुल मिलाकर संकेत यही है कि हालात संगीन हो चले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार ने कोरोना संकट को समझने में देर की? कोरोना संकट से जुड़े ऐसे ही सवालों पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हरजीत सिंह भट्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम, गुरमीत सप्पल, स्वराज एक्सप्रेस के कार्यकारी संपादक, पंकज शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से, और बिलाल सब्जवारी, हमारे संवाददाता जो न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं। इसके अलावा पटना से भी हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा जुड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीधे डॉक्टर भट्टी से, जो बहुत चीज़ों को करीब से देख रहे हैं। डॉक्टर भट्टी, ये बात जो कही जा रही है कि हमने थोड़ी देर कर दी, और अभी जो इस तरह के सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने चेताया है कि भारत में कोरोना की सुनामी आने वाली है। ये क्या डराने वाला मसला है या वाकई हालात इतने बुरे हो सकते हैं? ये बिल्कुल डराने वाला मसला है। इसमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए था कि ऑलमोस्ट जनवरी से ही WHO ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये डिसीज़ उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है जिनके देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। जनवरी में ये WHO ने कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप पुख्ता इंतज़ाम करके रखिए। फिर उन्होंने फरवरी में ये कहना शुरू किया कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू करें सारे देश, क्योंकि डॉक्टर्स को इसका खतरा ज़्यादा है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने बॉर्डर्स को जो है अच्छे से सील किया जाए। एयरपोर्ट्स में ही जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट्स पे ही स्ट्रिक्टली क्वारंटीन किया जाए। क्वारंटीन करके उनको जो है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, उसे कंट्री में एंटर ना करने दिया जाए। ये सब बातें वो थी जो जनवरी से कही जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि मार्च के 2nd वीक तक भी ना सरकार की तरफ से ना किसी भी बड़ी अथॉरिटी की तरफ से कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, ये कह रहे थे कि पर्सन टू पर्सन है, कुछ ही लोग तो पॉजिटिव आए हैं, हम टेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा लोगों के। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है उस चीज को नकार रहे थे। यानी और हमने उसके पीछे भी एक जी बोले। उसके पीछे भी एक कारण समझ में आता है, वो ये कि क्योंकि हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और हमने डिले कर दिया था, तो ये थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश कर रही थी सरकार कि हमें थोड़ा समय मिल जाए। यानी कुल मिलाकर हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक ऐसी जो आशंका है, जो आहट है, वो बस किसी तरह से गुजर जाए, हम तक ना आए। हम दुआएं कर रहे थे, लेकिन हमारे पास तैयारी नहीं थी। मुझे याद है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर हर्षवर्धन मार्च के पहले हफ्ते तक यही कह रहे थे कि इसे लेकर बेवजह कोई रूमर ना फैलाया जाए और लोग मास्क इस तरह ना लगाएं कि लोगों में डर फैल जाए। और 10 मार्च तक तो हमने जमकर होली खेली है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं इस समय पटना से नवेंदु, हमारे संवाददाता। नवेंदु जी, आपके यहाँ की कुछ तस्वीरें आज जब हम 23 मार्च को बात कर रहे हैं तो बड़ी डराने वाली है। लोग बसों में ठुसे हुए हैं, जा रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, और वो बिहार के गाँव जा रहे हैं। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के फैलाव का पूरा मंजर हमारे सामने है, खास तौर पर इसलिए भी कि बिहार में तो जांच की सुविधा ही नहीं है। क्या है हकीकत बिहार की? पंकज जी, हकीकत काफ़ी बिहार की चिंताजनक है, और ये चिंता चमकी भी बुखार के समय में भी बिहार ने झेला था और खूब झेला, और फिर उसका अंजाम यही हुआ कि मौतें लगातार बच्चों की होती गई। तो वो एक छोटी महामारी थी कोरोना के मुकाबले। अब कोरोना की जो महामारी फैली है और इस पर जिस तरीके से लॉकडाउन भी हुआ है, नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा कल की, लेकिन इसलिए कि मरीज जो हैं कोरोना के वो मरने भी शुरू हो गए हैं। तो पहली मौत भी हुई, फिर दूसरी मौत की भी बात आ रही है। तो उस लिहाज से देखिए, फैलाव का अवसर जो है
वो एक तो बिहारी समाज है या उत्तर प्रदेश का समाज, ये दोनों समाज इस तरीके का है कि ये काफ़ी इंटरैक्टिव समाज है, तो फैलाव तो एक समाज में निहित है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर इस फैलाव को रोका जाए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, ये जो तस्वीर हम देख रहे थे आज, इस तस्वीर का एक सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये लोग जो हैं वो ट्रेनों में भरकर जो पहुंचे हैं पटना, मुंबई और पुणे वगैरह से, महाराष्ट्र में जो कोरोना की दहशत है, तो फिर गांव लौट रहे हैं। और वो पटना स्टेशन पर जब पहुंचे तो उनको पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं, और उनकी जांच केंद्र जरूर पटना स्टेशन पर लगाए गए हैं। उस जांच में 4000 लोगों में 24 लोग संदिग्ध भी पाए गए। अब हुआ कि इनको भेजा जाए, तो फिर भेजने के लिए सरकार के पास वो इंतजामात होने चाहिए, तो भीड़ हटाओ इस आधार पर जो है ठूस कर बसों में भेजा गया। तो ये भी एक बता रहा है कि तैयारी आखिर कितनी है सरकार की, और जो हमारी संरचनात्मक तैयारियां होती हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, वो कितनी है। तो उस लिहाज से ये काफी चिंताजनक है बिहार में। संक्षिप्त जवाब और दे दीजिए इसलिए भी बढ़ती है। नवेंदु जी, एक संक्षिप्त जवाब, क्या पटना में जो बिहार की राजधानी है वहां पर जांच की सुविधा कोरोना की है या नहीं है? पटना में जांच की सुविधा कोरोना की एक जगह है, वो है RMRI सेंटर, लेकिन वो सेंटर भी उसने खुद को अभी डेवलप किया है, वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है। तो एक तरह से कहें कि बिहार में जिस तरीके से महामारी फैलने वाली है उस हिसाब से सेंटर नहीं है। सेंटर बनाने की अलबत्ता बात जरूर हुई थी, IGIMS और PMCH की सरकार ने घोषणा की थी अभी एक 20-25 दिन पहले, लेकिन ये चर्चा बहुत दिनों से जब चमकी की बुखार फैला था तब भी सुनने में आ रहा था। तो अब ये कोरोना को लेकर के ये जो 2 सेंटर बनने थे वो नहीं बने हैं। अभी भी सैंपल जांच के लिए कोलकाता जाते हैं, और जो सैंपल जो ब्लड सैंपल लेती है वो RMRI लेती है। तो RMRI की भूमिका इतनी है कि वो ब्लड सैंपल लेके बाहर भेजती है। इसी में 2 दिन लग जाते हैं, तो फिर 2 दिनों तक कोरोना अगर पॉजिटिव, और शायद इसी वजह से बिहार में एक सरकार भी अनजान रहती है, समाज भी अनजान रहता है। इसीलिए जो बिहार में एक मृत्यु हुई उसके बाद पता चला, उसकी रिपोर्ट आई कि वो कोरोना पॉजिटिव था। और ये भी एक अजीब बात है कि जिस मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू कहा जाता है, उस मुख्यमंत्री के प्रदेश में फिलहाल ऐसी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। हम चलते हैं सीधे पटना से भोपाल, जहां हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपके भोपाल में, मध्य प्रदेश में, भोपाल तो इस समय राजनीतिक उठापटक का केंद्र बना हुआ है, वहां सरकार बनाने और बदलने की चिंता ज़्यादा है। कोरोना को लेकर संवेदना इतनी है कि इंदौर में हमने देखा कि कल यानी 22 मार्च को घंटे घड़ियाल के अलावा 5 बजे जनता कर्फ्यू की सफलता का जश्न भी मनाया गया, जुलूस निकला। आखिर जो पूरी ये हमें तस्वीरें दिखाई पड़ी, ये तो बड़ी भयावह हैं। क्या लोगों को वाकई पता नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं? पंकज जी, दोनों ही चीजें हैं। अभी आपने राजनीतिक बात, मुझे लगता है कि अभी पंकज शुक्ला से हम दोबारा बात करेंगे। गुरमीत जी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी, आप ये बताइए कि आपने इन लोगों को सुना, आपने सुना डॉक्टर भट्टी को, और हमारे 2 जगह संवाददाता जो हैं उनको भी आप, नवेंदु जी को आप सुन रहे हैं, और पंकज से हमने बात करने की कोशिश की। अभी तक आप जो पूरी परिस्थिति देख रहे हैं उसके बाद आपकी क्या टिप्पणी है? पंकज जी, 2 चीजें हैं। एक तो सरकार ऑब्वियसली तैयार नहीं थी, या सरकार को ज्यादा समय चाहिए था। ये देश 130 करोड़ लोग हैं हम, और यहाँ पर अलग अलग किस्म की चैलेंजेस हैं। लेकिन कल कुछ 17-18 घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है डेली मेल यूके में, जिसमें कि ये पता चला है कि जिन लोगों में लक्षण बुखार के या कोरोना के नहीं दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं एसिम्प्टोमैटिक, वो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सिर्फ 2 से 3% लोग ही ऐसे हैं, 2 से 3% लोग ही। WHO की एक टीम वुहान गई थी जब शुरुआती दौर में, जब कोरोना वहां पर शुरू हुआ था, और WHO की टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें यह बताया गया था कि जिन लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, जिसमें जो आम लोगों की तरह जिनको कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई सिर दर्द नहीं है, उनसे कोरोना का वायरस फैलने के जो एक पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है।
2 से 3%। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स बन रहे हैं कोरोना का वायरस फैलाने में। काफी सारी स्टडीज हुई हैं, और अगर आप 2-3 देशों को आप अगर रीड करेंगे, अगर आप उनको रिसर्च करेंगे, वो देश जिन्होंने अच्छे से उन लोगों का भी टेस्ट किया जिनके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं, और उन लोगों का भी टेस्ट किया जिनमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं हैं, वहां पर ज्यादा कारगर तरीके से उन्होंने इस रोग की रोकथाम कर पाए। लेकिन वो देश जहां पर कि कोरोना का टेस्ट उन्हीं लोगों का किया गया जिनमें सिम्टम्स है, वहां पर स्थिति आज भयावह है। बिल्कुल। और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल, हम भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, हम भी उसमें शामिल हैं। और मूंदो आंख कतऊ को नाही, हमने फिलहाल आंख मूंद रखी है और हमें लगता है कि हम कोरोना से बचे हुए हैं। बिलाल हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी। बिलाल, आप ये बताइए, आप कांग्रेस को बहुत करीब से फॉलो करते रहे, और जहां तक मुझे याद है 31 मार्च को पहला ट्वीट राहुल गांधी ने किया था, और उसके बाद लगातार गंभीरता को लेकर वो ट्वीट कर रहे थे। विपक्ष का नेता औपचारिक रूप से ना भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की एक आवाज है, और वो लगातार सरकार को चेता रहे थे, पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल रही थी। अब इस पर क्या चर्चा है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कोरोना की जो समस्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो वो इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वो इसके आर्थिक पहलू को भी सरकार को बार बार चेताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है वो हमेशा से विपक्ष के नेताओं की अनसुनी करती है, और इस मसले के अंदर यकीनन सरकार से राजनीतिक चूक हुई है, जो फाइनली प्रशासनिक चूक में बदली है। तो राजनीतिक चूक जब होती है तो उसका प्रशासनिक प्रभाव भी आता है। राहुल गांधी का ये कहना कि सामाजिक स्तर पर जो इसकी समस्या है उसमें एक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, उसके अंदर एक चेतना पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन जो इसका एक आर्थिक प्रभाव है, ख़ासतौर से तब जब देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और सेंसेक्स में डे बाय डे एक गिरावट महसूस हो रही है, अगर इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट आर्थिक रूप से भी आ गया तो ये एक बहुत भयंकर बीमारी में पहले भी कोरोना के पहले ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में जा चुकी थी। कोरोना उसका क्या हश्र करेगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा, सारी जांच रिपोर्ट आएगी अर्थव्यवस्था की, तब हम ज्यादा आधिकारिक रूप से बोल पाएंगे। पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे संवाददाता। पंकज जी, पहले बार जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमने याद दिलाया था कि जिस तरीके से वहां पर इंदौर में जुलूस निकला और पूरा मध्य प्रदेश राजनीतिक उठापटक का साक्षी बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस राजनीतिक ड्रामे में ज्यादा मुब्तला है, जबकि कोरोना का कहर एक तरह से उसकी जो जद में मध्य प्रदेश आ चुका है। ये क्या लापरवाही का एकदम इंतहा नहीं है, या लोगों के बीच इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है? बिल्कुल सही बात है पंकज जी। जिस तरह की राजनीतिक लापरवाही हम देखेंगे पूरे 1 महीने से 2 मार्च से लेकर अभी तक केवल सियासी उठापटक का दौर रहा, और स्वास्थ्य के कारणों को पूरी तरह से भुला दिया गया। यही वजह है कि इंदौर में घंटी बजाते हुए, थाली बजाते हुए कोरोना के विजय का जश्न मना लिया गया, जबकि एक ट्रायल जैसा था। यही कारण भी है कि भोपाल में एक युवती जो दिल्ली से नेगेटिव टेस्ट लेकर आई थी, वो यहाँ पॉजिटिव पाई जाती है, और भोपाल 31 मार्च के लिए टोटली लॉकडाउन कर दिया। इसकी वजह यही है कि जहाँ एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व अपनी उठापटक में लगा रहा था, वहीं प्रशासन चूक कर गया संभावित कोरोना के संभावित जो कैरियर से उनको पहचानने में, और अभी नहीं पता है कि ये लोग किन लोगों से मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, और वो सब लोग अब परेशान है अपनी जांच। जैसा अभी चर्चा में कि जांच केंद्र हमारे पास है, देखो तैयार है नहीं, भोपाल में भी उतनी सुविधाएं नहीं है। हालांकि निजी एजेंसी को, निजी लेबोरेटरी को कहा गया है जांच के लिए, मगर अभी लोग भयभीत है, शंकित है, वे कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन उतने संसाधन सरकार के पास है नहीं। बिल्कुल, यानी तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। डॉक्टर भट्टी, आप ये बताइए कि अभी जो बात हो रही थी कि लोगों की जांच ही नहीं की गई, तो पता कैसे चलेगा? और अब जो है असली मसला यह है कि लोगों की बड़े पैमाने पे जांच हो, क्योंकि जो स्वस्थ दिख रहे हैं वो ही इसके
एक तरह से संवाहक बन रहे हैं, उनके जरिए ये मसला ज्यादा गंभीर हो रहा है। दूसरे देशों की इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, क्या कहेंगे आप? जांच ज्यादा लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारे पास क्या एप्रोप्रिएट जितनी जरूरत है उतनी टेस्टिंग किट्स हैं हमारे पास। हमारे पास अभी ना लैब्स एडिक्वेट हैं। आप देख रहे होंगे पूरे स्टेट में एक लैब है या 2 लैब है। अभी प्राइवेट लैब्स को भी अलाउ किया गया है, लेकिन प्राइवेट लैब्स को जिनको अलाउ भी किया है उनको ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ US FDA अप्रूव्ड या यूरोपियन यूनियन FDA अप्रूव्ड ही आप किट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी देर से कह रहे हैं कि हमारे पास किट्स बनाने की क्षमता भी है, और अगर आप इसको वैलिडेट कर लें, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अगर उसे वैलिडेट कर दे तो सस्ते में अच्छी किट्स हम उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसी बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, हमें बाहर की वैलिडेटेड किट्स ही चाहिए, और वो भी 5,000 रुपये में एक इंसान की जांच होगी। अब जब 5,000 रुपये में जांच होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच कैसे कर पाएंगे? अल्टीमेटली तो फिर वही बात होगी कि गरीब आदमी तो फिर जांच नहीं करा पाएगा, और सिर्फ अमीर आदमी या पैसे वाला है वही जांच करा पाएगा। तो सरकार की अभी भी इसमें काफी पॉलिसी लेवल पे और मॉनेटरी लेवल पे बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही है, और अभी भी अगर इसे करेक्ट नहीं किया गया तो हमें बहुत बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, जो कि एज अ डॉक्टर मैं बहुत ही डर के बोल रहा हूं आपसे। यानी ये जो स्थिति है, पता नहीं पॉलिसी पैरालाइज और किसे कहते हैं। बहरहाल समस्या ये है कि एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा है, स्टार्टअप इंडिया का नारा है, लेकिन सरकार भारतीय जो निर्माता हैं उनको इजाज़त नहीं दे रही है अगर उनका यूरोप या अमेरिकन किसी फर्म से या वहाँ की कोई मुहर उन पर नहीं लगी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे राजनीति में, हमारे साथ बने रहिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की और देश की जनता और सरकारों की प्रतिक्रियाओं की। फिलहाल बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन किया गया है, लेकिन फिर भी लोग बाहर हैं और अभी लगता है कि शायद इसकी गंभीरता का एहसास लोगों को नहीं है। बिलाल हमारे साथ है। बिलाल, आपने देखा होगा, लॉकडाउन होने के बाद भी आपने देखा क्या स्थिति है, लोग क्यों मानने को तैयार नहीं है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, लॉकडाउन के प्रति जो लोगों का एक संकल्प होना चाहिए, उसका अभाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आप दिल्ली के पार्कों में चले जाइए या कनॉट प्लेस जैसे एरिया में चले जाइए, वहाँ युवा आज भी एक दूसरे के करीब बैठे हुए मिल जाएंगे, जो ये बताता है कि लोगों के अंदर अभी चेतना की कमी है। ये इतनी भयंकर बीमारी है, अगर इस समय भी लोगों ने इसको नहीं समझा तो इसके बहुत ही ख़तरनाक परिणाम आ सकते हैं। इस समय युवाओं के कंधे पर सबसे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से धार्मिक दृष्टिकोण, जहां लोग इसको चाहते हैं कि वो धर्म प्रार्थना करके ठीक कर लें, मेरा ख्याल है धार्मिक दृष्टिकोण को भी बदलाव की ज़रूरत है, उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलने की ज़रूरत है। लोगों को पूरे अपने माइंडसेट में बदलाव की ज़रूरत है, लोगों को अपने अप्रोच में बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो तरीका है जो इसके संक्रमण की कड़ी को तोड़ता है। आमतौर पर जब बीमार कोई होता था तो धर्म स्थल पे अपने अपने धर्म स्थलों पे जाकर दुआएं मांगता था। आज स्थिति है कि सारे धर्म स्थल भी बंद हैं और लगता है कि ऊपर वाला भी लंबी छुट्टी पर चला गया है। लेकिन साइंटिस्ट जम के काम कर रहे हैं, वीकली ऑफ भी नहीं ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो कोई दवा लेकर आ जाएंगे। डॉक्टर भट्टी, क्या उम्मीद करें? हमने सुना है कि नीदरलैंड्स में कुछ सफल प्रयोग हुए हैं और भी जगह कुछ प्रयोग हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक दवा के बारे में चर्चा की है। क्या स्थिति है?
दवाइयाँ तो डेफिनेटली आ सकती हैं, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन बात ये है कि इस बीमारी का जो सबसे बड़ा जो इशू देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से एग्जॉस्ट कर रहा है। जैसे इटली का वर्ल्ड का मतलब सेकंड नंबर का सबसे बढ़िया उनका हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बहुत डेथ्स हो रही हैं। इशू ये है कि इतने सारे लोग हैं, उनका इलाज करना एकदम से पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आज इसका इलाज, अगर दवाई इसकी आ भी जाती है, तो क्या वो दवाई सबको देने लायक सक्षम है हमारा देश? क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना सक्षम है कि अगर वो दवाई आ जाए तो इसे एकदम से बाहर से रिक्रूट करा के और लोगों को दे देगा? हम आज तक जो है, हमारा अभी तक मास्क मांग रहे हैं, हमें मास्क तक नहीं दिए जा रहे हैं। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दवाई बनेगी एकदम से और वो बाहर से आके पूरे देश में बढ़ जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है। बिल्कुल। फिलहाल और इसमें जी, अच्छा लखनऊ की एक नर्स का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कह रही हैं कि अगर हमें यहाँ पर सरकार की ओर से सामान्य दस्ताने भी नहीं मिल रहे हैं तो हम क्यों मरीज को छुएं, अपनी जान क्यों हम जोखिम में डालें। सीधे चलते हैं नवेंदु के पास, हमारे संवाददाता पटना में। नवेंदु जी, आप ये बताइए, हमने ये तो देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हों, 22 मार्च की शाम उन्होंने खूब घंटे बजाए और कोरोना भाग जाओ की स्थिति बना दी गई है, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम है उसका क्या हाल है? कितने तैयार हैं आखिर बिहार के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, और उनके पास सुरक्षा उपकरणों की क्या स्थिति है? पंकज जी, देखिए, घंटी बजाने से तो काम नहीं चलने वाला है, इसलिए कि कल ये देखने में भी आया, दिन भर लोग घरों में बंद रहे जनता कर्फ्यू के लिए, उसके नाम पर। और जैसे ही शाम को 5 बजा तो जैसे लगा कि माने होली का उत्सव मनाया जा रहा है शहर में। पटना में भी हमने देखा कि माने हर जगह लोग जो है वो पूरी तरीके से गैदरिंग करते हुए सड़कों पर आ गए, जबकि ये था कि भाई थाली बजाएं बालकोनी में खड़ा होकर के, लेकिन सड़कों पर लोग निकल आए। तो ये जो जुमले की तरह से एक जनता कर्फ्यू को उछाला गया और फिर उसके बाद उसका परिणाम शायद यही होना था कि वो लोग समझ नहीं पाए कि ये घरों में बंदी क्यों की जा रही है, और तो घरों में बंदी तो घर में बंद होना है। तो शाम होते ही जैसे 5 बजा घंटी के साथ लोग बाहर आ गए, तो ये लोगों की सावधानी की कमी तो कहा जाएगा, समझ की कमी कहा जाएगा, साथ ही साथ जो हमारे राजनेता जिस तरीके से लोगों के बीच समझाना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में और सजग करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी एक कमी है। बिल्कुल। आपने बात की हेल्थ जो स्ट्रक्चर है बिहार में, तो देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जांच केंद्र नहीं, ये तो सही है, लेकिन एक सवाल आप जान लीजिए पंकज जी, और कितना वो खौफनाक है कि बिहार की बात करें, देश में पूरे तरह से हेल्थ सर्विस उस स्थिति में नहीं है जैसे इटली और चाइना में थी, जापान में है। लेकिन बिहार का हाल अगर बात करें तो बिहार में देखिए कि एक आंकड़ा बस छोटा सा जानने की ज़रूरत है कि 29,000 लोगों पर जो है वो एक डॉक्टर है, आमतौर पर आम दिनों में 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर अस्पताल के बेड की बात करें तो 8,645 लोगों पर एक बेड है। और ये जो अब बात हो रही है कि आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, क्वारंटाइन वार्ड बनाया जाएगा, ये भी पटना में चल रहा है, लेकिन ये भी चल रहा है। बिल्कुल। और ज्यादा जरूरत पड़ेगी आईसीयू की, जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर्स की, और जब सामान्य वार्ड और बेड्स नहीं है तो फिर आईसीयू कहां से होगा? एक बार फिर भोपाल चलते हैं। पंकज जी, आप बताइए, वहां की सरकार की कितनी तैयारी आपको नजर आ रही, संक्षेप में? देखिए, नए मुख्यमंत्री को आज जब शपथ ग्रहण करना है उसके बाद, लेकिन जब प्रशासनिक तैयारियों की हम बात करते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में भी हम बीमारियों से निपटने में उतने सक्षम नहीं हैं। मध्य प्रदेश, चाहे वो बाल मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो या मातृत्व मृत्यु दर हो, हम कई सारे पैमानों पर देश में अव्वल हैं। ऐसे समय में कोरोना जैसी महामारी से निपटने में मध्य प्रदेश का तंत्र तो निश्चित रूप से सक्षम नहीं है। जिस तरह से शुरुआत में लापरवाहियां बरती गई, भोपाल की ही हम बात करें तो यहाँ विदेश से आए हुए 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिन्हें कोरोना संदिग्ध माना गया है। उनकी जांच को लेकर वो समाज में अपने घरों के आसपास वो जहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं, आइसोलेट उनको जरूर किया गया है, लेकिन वो पूरे क्षेत्र पैनिक है। सारे लोग चिंता में है, परेशानी में है, उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है कि यदि जांच करवाना है तो कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है जी। तो दो तरफा, एक तरफ प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक लापरवाही, दूसरी तरफ समाज में अभी जानकारी का बड़ा अभाव है, जागृति का अभाव है। तो दोनों ही तरह से चिंता है
भोपाल और मध्य प्रदेश में तो कायम है। यानी सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों जो कोण हैं इस समय, वो बिल्कुल इस मसले पर एक ऐसी जगह मिलते हैं जहां एक विराट शून्य बनता है। खतरा बहुत गहरा है। गुरमीत जी, इटली जो है वो यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन के विकास की बात हम सब जानते हैं, उनकी तैयारियों की बात जानते हैं। रातों रात वहाँ पे जिस तरीके से हॉस्पिटल बनाए गए, और अब तो खैर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इटली में हाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर 5,500 लोग मर चुके हैं और सरकार ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। उधर क्यूबा के डॉक्टर, जो एक बहुत छोटा सा देश है, वहाँ के लोग वहाँ पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा एक सिस्टम है जो मुनाफे पर आधारित है, जो बीमा पर आधारित है कि आप बीमार हो जाएंगे तो बीमा कंपनी आपको इलाज के लिए पैसे देगी, लेकिन अगर दवाइयाँ नहीं होंगी, रिसर्च नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्या इस पूरे कोरोना की घटना ने हमको ठहर कर सोचने का एक मौका भी दिया है? बिल्कुल आपकी बात सही है, ठहर कर सोचने की जरूरत तो है ही है। और चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है, तो उसमें मैं कुछ अलग बात कहना चाहता हूँ। ये कुछ साल पहले हमारे ही देश में एक नारा चला था पोलियो से निपटने के लिए, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जी, ये हमारा ही देश है, ये हमारा ही देश है, ये हमारा ही जो हेल्थ सिस्टम है, ये हमारे ही राजनेता, ये हमारे ही एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ही समाज। आई थिंक अगर एक इच्छा शक्ति हम दिखाएं, अगर पूरा देश 130 करोड़ हम लोग हैं, अगर सारे राजनेता, कॉरपोरेट, हमारे आपके जैसे लोग, मीडिया के लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, क्लीनिंग स्टाफ, सप्लाई चेन, ये सब अगर एक बार साथ खड़ी हो जाए तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि हम इस बीमारी पे काबू पा लेंगे, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति दिखानी होगी। बिल्कुल इच्छा शक्ति दिखानी होगी, पूरा देश एकजुट हो और हम इस बीमारी पर भी काबू पा सकते हैं। भट्टी साहब, मसला इच्छा शक्ति का है, लेकिन क्या सचमुच केवल इच्छा शक्ति से हम इस पर काबू पा लेंगे? क्या मसला ऐसा है कि जैसे पोलियो में हमने कर दिखाया, वैसे कोरोना का भी हम मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, अभी कोरोना का इशू ये है कि ये हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी है। हमारे अगले 2 हफ्ते में ही काफी कुछ डिसाइड होना है, और इतना कम टाइम है कि जिसमें अगर पॉलिटिकल विल पावर हो और पीपल्स की विल पावर, दोनों पावर अगर बहुत स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ सकता है। पॉलिटिकल विल पावर के जिसमें ये पूरा सब कुछ, राजनीति सब कुछ छोड़कर अगले अपने 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर को दे दें कि हमें डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी पूरा काम करना है, और उसके अलावा बाकी जो पुख्ता इंतजाम है उसको भी जल्द से जल्द करना शुरू करें। और लोग इस बात को समझ लें कि पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए अगर वो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लें, अपनी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर लें, जैसे कल जो शाम को 5 बजे हुआ है, अगर वैसा ना करें तो उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा होगा इस देश के लिए, अगर दोनों ही अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके और इसको लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति बना ले। बिल्कुल, यानी जनता को, समाज को, प्रशासन को, हर समाज के हर हिस्से को एकजुट होना होगा, इच्छा शक्ति दिखानी होगी और कोरोना का मुकाबला बहादुरी से करना होगा। महामारियां आती हैं, इतिहास में बहुत सी आई हैं, पर आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं। हमारा विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है और पूरी उम्मीद है कि उतना नुकसान नहीं होगा जितना कभी इतिहास के पन्ने हमें डराने वाले चित्र दिखाते हैं। राजनीति में बस आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।